इंटरव्यू की फिक्र में तेज कदमों से चलती निशा सड़क पार करने को थी जब जिम से निकलते आफाक शाह के साथ इसकी शदीद टक्कर हुई। लगता है मसल्स बनाने के चक्कर में आपका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ चुका है। इतना बड़ा इंसान नजर नहीं आता आपको? ससी के गाल गुस्से से लाल हुए थे। मुझसे बहस करने के बजाय अपनी फाइल उठा लो। बाय द वे, तुम जैसे 5 फुट के लोगों के लिए अलग ट्रैक होना चाहिए। गाड़ी स्टार्ट करते हुए उसे मजीद सीखपा कर गया। इंटरव्यू में निशा के जवाबों पर ब्रिगेड अफसल मुतासिर रोए बगैर न रह सके। मिस निशा, यू आर हार्ड। वो जॉब लेटर लिए बाहर आई तो आफाक शाह लिफ्ट से निकल रहा था। तुम यहां? वो हैरान हुआ। दिमाग मत खाओ, पहले इस टकले के साथ बोल बोलकर बताता हूं डैड को। तुम इनको टकला। सुबह के ठीक 8 बज रहे थे। निशा ने आईने के सामने आखिरी बार खुद को देखकर हल्की सी सांस भरी, फिर मेज पर बिखरे हुए अपनी डिग्रियों, सर्टिफिकेट्स और तजर्बे के तमाम कागजात एक एक करके फाइल में तरतीब से रखने लगी। हर कागज इसके लिए सिर्फ एक दस्तावेज नहीं था, बल्कि कई साल की मेहनत, जागी हुई रातों और टूटती उम्मीदों का सबूत था। आज वो हल्के आसमानी रंग के सादा से सूट में मलबूस थी। चेहरे पर कोई बनावट नहीं थी, बस लबों पर एक दुआ थी। आज किस्मत इस पर मेहरबान हो जाए। इसने फाइल बंद की, बैग कंधे पर डाला और दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया था कि बिना दस्तक के शमीम अंदर दाखिल हुई। दरवाजे से टेक लगाकर इसने निशा को सर से पांव तक देखा और होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट फैला ली। ओह, तो आज फिर एक नई जगह जलील होने जा रही हो। सच बताना निशा, इतनी बार इंकार सुनने के बाद भी तुम्हारे अंदर हिम्मत बची हुई है या अब जलील होना ये आदत बन चुकी है? निशा ने एक लम्हे को इसकी तरफ देखा, मगर जवाब देना जरूरी नहीं समझा। इसने खामोशी से अपने दुपट्टे को दुरुस्त किया और आगे बढ़ने लगी। शमीम को इसकी खामोशी हमेशा से चुभती थी। इसने आगे बढ़कर इसका बाजू मजबूती से पकड़ लिया। इतने भी क्या जल्दी है? पहले मेरे भाई को नाश्ता देकर जाओ, फिर जहां मर्जी मरने चली जाना, हमारी जूती को भी फर्क नहीं पड़ता। निशा ने जब्त से अपने बाजू छुड़ाने की कोशिश की। मैं सबके लिए नाश्ता बना चुकी हूँ और अगर अब बुरहान को देने गई तो वाकई बहुत देर हो जाएगी। पहले इंटरव्यू के लिए लेट हूँ, प्लीज तुम खुद दे दो। शमीम ने मसनूई अफसोस से सर हिलाया। मैं तो दे देती, लेकिन मेरे भाई ने खुद कहा है कि निशा ही आएगी। अब आखिर तुमने इस पर जादू ही ऐसा किया हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं? ये जुमला सुनते ही निशा के चेहरे का रंग बदल गया। नफरत और बेबसी एक साथ इसकी आंखों में उतर आई। वो जानती थी अगर आज में इनकार करके चली गई तो वापसी पर इस घर में इसके लिए सांस लेना भी मुश्किल बना दिया जाएगा। इसने एक लफ्ज कहे बगैर अपने बैग और फाइल मेज पर रखी और तेज कदमों से किचन की तरफ बढ़ गई। 6 लम्हों बाद वो नाश्ते की ट्रे संभाले बुरहान के कमरे के सामने खड़ी थी। इसने हल्की सी दस्तक दी। अंदर से इजाजत मिली तो दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई। बुरहान आराम से बिस्तर के किनारे बैठा मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था। सफेद शर्ट और स्याह ट्राउजर में वो बज़ाहिर एक मुहज्जब नौजवान लगता था, मगर निशा जानती थी इस खूबसूरत चेहरे के पीछे कितनी गंदगी छुपी हुई है। इसे खामोशी से ट्रे मेज पर रखी और फौरन पलटने लगी कि अचानक बुरहान ने आगे बढ़कर इसका हाथ पकड़ लिया। निशा चौंक कर रुकी। इतनी भी क्या जल्दी है? वो ढीठ मुस्कुराहट के साथ बोला, सुबह सुबह दीदार भी करवा दिया, अब 2 मिनट बाद भी कर लो। निशा ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया। इसकी आंखें गुस्से से सुर्ख हो चुकी थी। मैंने 1000 बार कहा है बुरहान, अपनी हद में रहा करो, तो मुझे जहर से भी ज्यादा गंदे लगते हो। बुरहान हंस पड़ा। अच्छा तो एक काम करो, यही जहर एक बार चख कर तो देखो। यकीन मानो फिर रोज रोज इंटरव्यू के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। मलका बनकर रहोगी, जो मांगोगी वो ला कर दूंगा। निशा की आंखों में अचानक वो सारी तल्ख यादें लहरा गईं जिनकी वजह सिर्फ यही शख्स था। इससे नफरत से इसे देखा। ऐसी जिंदगी पर मैं थूकती हूँ जिसमें मुझे तुम जैसे इंसान का साथ मिले। दौलत, आराम, सुकून सब तुम रख लो, इज्जत के बगैर ये सब कचरा है। बुरहान की होंठों की मुस्कुराहट जरा मध्यम हुई, मगर अगले लम्हे फिर लौट आई। तुम जितना इनकार करती हो ना, इतना ही मजा आता है। एक दिन खुद चलकर मेरे पास आओगी। निशा ने हकारत से सर हिलाया। वो दिन मेरी मौत का होगा, तुम्हारी जीत का नहीं। और याद रखो, तुमने मेरे साथ जो किया मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगी। अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है लेकिन लगती जरूर है। ये कहकर वो एक लम्हा भी वहां नहीं रुकी थी। तेज कदमों से कमरे से निकल गई।
बुरहान कुर्सी से टेक लगाकर इसकी जाती हुई पुष्ट को देखता रहा। इसके चेहरे पर आहिस्ता आहिस्ता एक खतरनाक मुस्कुराहट फैल गई। इसे निशा की नफरत से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि इसके जहन में पहले ही ऐसे मंसूबे जन्म ले चुके थे जिनके जरिए वो यकीन रखता था कि एक दिन निशा को झुकने पर मजबूर कर देगा। और यही ख्याल इसके चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट ले आया था जो किसी भी शरीफ इंसान के दिल में खौफ पैदा करने के लिए काफी थी। बचपन से लेकर बड़े होने तक इसने इस मासूम जान को इतनी अजियत और तकलीफ दी थी कि वो अंधेरे में खौफ खाने लगी थी। अपने महरम रिश्ते के घर में भी वो महफूज नहीं थी, और वजह बुरहान अली था। कुछ देर बाद वो हाथ में अपनी फाइल मजबूती से थामे तेज तेज कदमों से फुटपाथ पर चल रही थी। इसकी सांसों में हल्की सी बेचैनी थी और जहन में सिर्फ एक ही ख्याल गर्दिश कर रहा था, आज का दिन इसकी जिंदगी का फैसला करने वाला दिन था। क्राउन होटल का इंटरव्यू, वो मौका जिसका ख्वाब इसने न जाने कितनी रातें जाग कर देखा था। इस होटल में नौकरी हर किसी के नसीब में नहीं होती थी। इंटरव्यू की कॉल आ जाना ही बड़ी बात समझी जाती थी, और वो इस खुश नसीबों की फहरिस्त में शामिल हो चुकी थी। वो किसी सूरत ये मौका खोना नहीं चाहती थी। माँ बाप की दुनिया से जाने के बाद इसने महरूमी, जिल्लत और मोहताजी के सिवा कुछ नहीं देखा था। आज इसे लग रहा था कि शायद किस्मत पहली बार इसके दरवाजे पर दस्तक दे रही है। इस सोच में वो बार बार अपनी फाइल खोलकर कागजात पर नजर डालती, कहीं कोई जरूरी चीज रह तो नहीं गई। अगले लम्हे धड़ाम इसका सर जोर से किसी मजबूत सीने से जा टकराया। टक्कर इतनी अचानक और शदीद थी कि इसके नाक में तेज दर्द उठा। वो कड़ाहती हुई वही जमीन पर बैठ गई और अपनी नाक दोनों हाथों से पकड़ ली। दूसरी तरफ आफाक शाह अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था। अचानक होने वाली टक्कर पर इसके कदम रुक गए। इसने सामने बैठी लड़की को एक खामोश नजर से देखा, न घबराहट दिखाई, न आगे बढ़कर सहारा दिया, बस संजीदगी से खड़ा रहा। चंद लम्हों बाद निशा ने दर्द से पानी भरी आंखों के साथ सर उठाया। सामने दराज कद आदमी खड़ा था। इसका गुस्सा दर्द से कई ज्यादा भड़क उठा। वाह भाई वाह, मसल्स बनाते बनाते ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे हो। आप इतना बड़ा इंसान सामने से आ रहा था, तुम्हें नजर नहीं आया? ये सीना या ईंटों की दीवार? मेरी नाक तोड़ दी है तुमने। आफाक ने एक नजर इसकी सुर्ख नाक पर डाली, फिर नहायत सुकून से बोला, मोहतरमा, अगर इजाजत हो तो एक छोटी सी बात अर्ज करूं। नहीं है इजाजत, वो फौरन बोली। फिर भी कहोगे? मुझे मालूम है। आफाक के होंठों पर मदम सी मुस्कुराहट आई। बात सिर्फ इतनी है कि आप फाइल में सर देकर चल रही थी। अगर सामने देख लेती तो शायद आपकी नाक और मेरा सीना दोनों महफूज रहते। निशा फौरन खड़ी हुई और अपने कपड़े झाड़ते हुए बोली, ओह प्लीज, गलती तुम्हारी और लेक्चर मुझे दे रहे हो। आफाक ने झुककर इसकी गिरी हुई फाइल उठाई, गर्द झाड़ी और इसकी तरफ बढ़ा दी। कम से कम ये तो ले लीजिए, वरना इंटरव्यू से पहले आपके कागजात भी शहीद हो जाएंगे। निशा ने झटके से फाइल इसके हाथ से खींच ली। मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है। आइंदा आंखें खोलकर चला करो, सामने इंसान भी होते हैं, सिर्फ सड़क नहीं। आफाक ने संजीदगी से चला में से देखा, फिर बोला, बुरा नहीं मानेगा, लेकिन आपका कद इतना मुख्तसर है कि मुझे वाकयात नजर नहीं आए। मेरा ख्याल है 5 फुट वालों के लिए अलग ट्रैक होनी चाहिए, ताकि हम जैसे लंबे लोग किसी मासूम को जख्मी न कर बैठे। वो निहायत आराम से इसका मजाक उड़ा रहा था। निशा की आंखें गुस्से से फैल गईं। क्या कहा तुमने? मैं 5 फुट की हूं। आफाक ने कंधे उचकाए। अगर आधा इंच ऊपर नीचे हो तो माजरत कबूल कर लीजिएगा। तुम? वो गुस्से से एक कदम आगे बढ़ी। अपनी लंबाई पर इतना गरूर भी अच्छी बात नहीं। लंबे दरख्तों पर ही सबसे पहले बिजली गिरती है, याद रखना। आफाक पहली बार हल्का सा हंस पड़ा। और छोटे पौधों को लोग अक्सर देखे बगैर रोन भी देते हैं, इससे सामने देखकर चला करें। ये कहकर वो मुड़ा और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया था। निशा पीछे से दांत पीसते हुए चिल्लाई, अगर मुझे इंटरव्यू के लिए देर ना हो रही होती ना, तो कसम से तुम्हारे ये बेशरम सा मुंह नोच लेती। आफाक ने गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए सिर्फ एक लम्हे को गर्दन मोड़कर ऐसे देखा। होंठों पर हल्की सी मायने खेज मुस्कुराहट आई, फिर वो खामोशी से गाड़ी में बैठ गया था। इंजन स्टार्ट किया और आगे बढ़ गया। इधर निशा ने गुस्से में एक लंबी सांस ली, अपनी फाइल सीने से लगाई और तेज कदमों से बस स्टॉप की तरफ दौड़ गई थी। मगर जाते जाते भी इसके लब बड़बड़ा रहे थे। लंबा कहीं का, खुद को न जाने क्या समझता है। 1 घंटे बाद वो इंटरव्यू कमरे के बाहर खड़ी थी। निशा ने दरवाजे पर हल्की से दस्तक दी। अंदर से मजबूत मगर संजीदा आवाज आई, कम इन।
इसने गहरी सांस ली, दरवाजा खोला और निहायत एतमाद के साथ अंदर दाखिल हुई। अस्सलाम वालेकुम सर। सामने वसी मेज के पीछे ब्रिगेडियर अफजल शाह बैठे थे। उम्र बचपन की लगभग थी। वो काफी बावकार मालूम हो रहे थे। इनके दाएं और बाएं होटल के 2 सीनियर बोर्ड मेंबरान भी मौजूद थे, मगर फैसले का इख्तियार सिर्फ अफजल शाह के पास था। इन्होंने मुख्तसर सी नजर निशा पर डाली और कुर्सी की तरफ इशारा किया। वालेकुम अस्सलाम। बैठे मैं निशा। शुक्रिया सर। वो कुर्सी पर बैठ गई। अफजल शाह ने इसकी फाइल खोली, चला में खामोशी से इसके तालीमी रिकॉर्ड पर नजर डाली, फिर बोले, आपके तालीमी नताइज काफी अच्छे हैं, लेकिन तजर्बा तकरीबन ना होने के बराबर है। फिर आपको क्यों लगता है कि क्राउन होटल जैसे इदारे को आपकी जरूरत है? निशा ने बिना घबराए जवाब दिया, सर तजर्बा वक्त देता है, लेकिन सीखने की सलाहियत इंसान अपने साथ लाता है। मुझे मौका मिला तो मैं तजर्बा भी हासिल कर लूंगी, लेकिन अगर मौका ना मिला तो तजर्बा कभी नहीं आएगा। अफजल शाह ने पहली बार सर उठाकर गौर से इसे देखा। अच्छा जवाब है। फिर इन्होंने अगला सवाल किया, फर्ज करें एक गैर मुल्की मेहमान आप पर बिला वजह गुस्सा करता है, आपकी बेइज्जती भी करता है, तब आपका रद्द-ए-अमल क्या होगा? निशा ने फौरन जवाब नहीं दिया। 2 लम्हे सोचकर बोली, सर मैं इसकी आवाज का जवाब अपनी आवाज से नहीं दूंगी। वो मेहमान अपने मुल्क में क्राउन होटल की नुमाइंदगी नहीं, बल्कि क्राउन होटल के इसके सामने पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेगा। अगर मैं गुस्सा करूंगी तो नुकसान सिर्फ मेरा नहीं, इदारे का होगा। पहले मैं इसका मसला समझने की कोशिश करूंगी। अगर गलती हमारी हुई तो माजरत करूंगी, और अगर गलती इसकी हुई तो भी एहतराम के साथ सूरत हाल संभाल लूंगी। बाहर जाने बैठे एक मेंबर ने मुस्कुराते हुए सवाल किया, अगर कोई आपको जाती तौर पर बुरा भला कह दे? निशा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, सर नौकरी करते वक्त मेरी जाती मलकियत नहीं रहती, वो इदारे के असूलों के ताबे हो जाती है। हर बात का जवाब देना बहादुरी नहीं, बाज़ औक़ात खामोश रहना ज्यादा मुश्किल होता है। अफजल शाह ने फाइल बंद कर दी। आप काफी पुरएतमाद लग रहे हैं, क्या कभी किसी बड़े इदारे में इंटरव्यू दिया है? जी सर, कई जगह दिया और हर जगह कामयाबी मिली। इस सवाल पर चंद लम्हों के लिए इसके इदारे पर उदासी उतर आई, मगर अगले लम्हे वो संभल गई। नहीं सर, ज्यादातर जगह नाकामी मिली। फिर भी आपका एतमाद खत्म नहीं हुआ। निशा ने धीरे से सर हिलाया। सर अगर हर इनकार के बाद इंसान खुद पर शक करना शुरू कर दे तो फिर जिंदगी में कोई जवाब ख्वाब पूरा नहीं हो सकता। मैंने हर नाकामी से सिर्फ ये सीखा है कि अगली बार खुद को बेहतर बनाने। कमरे में चंद लम्हों की खामोशी छा गई। अफजल शाह कुर्सी से जरा पीछे हुए और हाथ बांध कर बोले, आखिरी सवाल, अगर आज भी आपको ये नौकरी ना मिले तो? निशा ने एक लम्हे को अपनी फाइल पर नजर डाली, फिर पूरी संजीदगी से इनकी तरफ देखा। सर दुख जरूर होगा, शायद बहुत ज्यादा होगा, लेकिन मैं अगले दिन किसी और दरवाजे पर दस्तक दूंगी। रिज़्क एक इंटरव्यू से बंद नहीं होता और उम्मीद एक नाकामी से खत्म नहीं होती। अफजल शाह के चेहरे पर पहली मर्तबा वाज़े मुस्कुराहट नमूदार हुई। इन्होंने मेज पर रखा कलम उठाया, इसकी फाइल के आखिरी सफे पर कुछ लिखा, फिर ऐसे बंद कर दिया। मिस निशा, जिंदगी में 2 चीजें खरीदी नहीं जा सकती, किरदार और हौसला। आपके पास दोनों मौजूद हैं और बाकी चीजें हम सिखा सकते हैं। निशा हैरत से इन्हें देखने लगी। अफजल शाह अपनी कुर्सी से उठे और इसकी तरफ हाथ बढ़ा दिया। मुबारक हो, आप आज से क्राउन होटल की नई फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव हैं। रिपोर्टिंग कल सुबह 9 बजे होगी। वक्त की पाबंदी पर कोई समझौता नहीं होगा। एक लम्हे के लिए निशा को यूं महसूस हुआ जैसे इसने गलत सुना हो। सर क्या वाकई? अफजल शाह ने मुस्कुराकर कहा, हम फैसले बदलने के आदी नहीं हैं। आप मुंतखब हो चुके हैं, उम्मीद है हमारा इंतखाब गलत साबित नहीं करेंगे। निशा की आंखों में बेख्तियार नमी उतर आई, मगर इसने फौरन खुद को संभाला। वो खड़ी हुई और दोनों हाथों से फाइल सीने से लगा ली। थैंक यू सर, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको कभी मुझ पर अफसोस ना हो। अफजल शाह ने इत्मीनान से सर हिलाए। जाइए और कल से अपने नए सफर का आगाज कीजिए। आपको बाहर मैनेजर साहब अपॉइंटमेंट लेटर दे देंगे। निशा ने एहतराम से सलाम किया, दरवाजा खोला और बाहर निकल गई। इसके कदमों में अब वो घबराहट नहीं थी जो अंदर आते वक्त थी, बल्कि एक ऐसा एतमाद था जो बरसों की महरूमियों के बाद पहली कामयाबी इंसान के दिल में खामोशी से पैदा कर देती है। आधे घंटे बाद निशा हाथ में अपना अपॉइंटमेंट लेटर मजबूती से थामे धीरे धीरे कदम उठाती लिफ्ट की तरफ बढ़ी। चेहरे पर थकन साफ झलक रही थी, मगर इसी थकन के पीछे
ایک ایسی خوشی بھی تھی جسے وہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی تھی۔ کئی سال بعد پہلی بار اسے لگا تھا کہ زندگی نے اس کے ہاتھ میں صرف کاغذ نہیں بلکہ ایک امید رکھ دی ہے۔ وہ بھی لفٹ کے سامنے پہنچ کے رکی تھی کہ دروازہ کھلا اور اندر سے 3 پیس سیاہ سوٹ میں ملبوس آفاق شاہ باہر نکلا۔ دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے ٹکرائیں تو چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ پھر آفاق کے ہونٹوں پر ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ واہ، دنیا واقعی بہت چھوٹی ہے، یا پھر قسمت کو ہم دونوں سے کوئی خاص دلچسپی ہے۔ نشا نے تھکے ہوئے انداز میں آنکھیں گھمائی۔ دنیا چھوٹی نہیں، ضرورت سے زیادہ گول ہے، اس لیے ایک ہی دن میں دوسری بار تم جیسے آفت سے ٹکرانا پڑ رہا ہے۔ آفاق نے ابرو اٹھائے۔ اچھا، ابھی تک غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا؟ نشا نے ہاتھ میں پکڑا اپائنٹمنٹ لیٹر ہلایا اور بے خیالی میں بول اٹھی، غصہ تم پر کم ہے، اس ٹکلے پر زیادہ ہے۔ اتنے سوال پوچھے اس نے کہ میرا دماغ گھوم گیا۔ لگ رہا تھا نوکری نہیں، فوج میں بھرتی کر رہا ہے۔ اس کے الفاظ ختم ہوتے آفاق کے چہرے کی مسکراہٹ آہستہ آہستہ غائب ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں سنجیدگی اتر آئی۔ اچھا، میرے بابا کو ٹکلا کہہ رہی تھی آپ؟ نشا نے بے دہانی میں کہا، ہاں تو۔ ایک منٹ۔ وہ اچانک رک گئی۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ کون بابا؟ آفاق نے دونوں ہاتھ جیبوں میں ڈالے اور نہایت سکون سے بولا، بریگیڈیئر افضل شاہ، جنہوں نے ابھی چند منٹ پہلے تمہیں نوکری دی ہے۔ وہ میرے والد ہیں اور میں آفاق شاہ، اس ہوٹل کا CEO۔ نشا کے چہرے کا رنگ پل میں اڑ گیا۔ اس نے پہلے آفاق کو دیکھا، پھر اپنے ہاتھ میں موجود اپائنٹمنٹ لیٹر کو، جس سے یقین نہ آ رہا ہو کہ کیا؟ آفاق نے ہلکا سا سر ہلایا۔ جی ہاں، وہی ٹکلے صاحب۔ نشا نے فوراً دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ او اللہ، پلیز پلیز ایسا مت کرنا، سر کو کچھ مت بتانا، خدا کے لیے میری نوکری خراب مت کرنا۔ میں واقعی بہت تھک گئی تھی۔ اس سے زبان پھسل گئی۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ آفاق خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ واقعی ابھی تو بڑے مزے سے تبصرہ کر رہی تھی، قسم سے آئندہ نہیں ہوگا۔ وہ تقریباً منت کرنے لگی، یہ نوکری میرے لیے بہت ضروری ہے، تم چاہو تو مجھے ڈانٹ لو لیکن پلیز ان سے کچھ مت کہنا۔ آفاق نے سرد لہجے میں کہا، تم جیسے لوگوں کو نوکری ملنی نہیں چاہیے، 2 ٹکے کے لوگ، نہ بات کرنے کی تمیز، نہ بڑوں کی عزت، پتہ نہیں کہاں کہاں سے اٹھ کر آ جاتے ہیں۔ نشا کے چہرے پر ایک لمحے کو شرمندگی تھی، مگر اس کا آخری جملہ سنتے وہ غائب ہو گئی۔ اس نے آہستہ سے اپنے ہاتھ نیچے کیے اور غصے سے اسے دیکھا۔ او ہیلو، اپنی زبان سنبھال کر بات کرو۔ آفاق نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ کیا کہا؟ وہی جو تم نے سنا، تم ہوگے 2 ٹکے کے۔ میں نے نوکری کسی کی سفارش سے نہیں، اپنے میرٹ پر حاصل کی ہے۔ آفاق کی آنکھیں تنگ ہو گئیں۔ زبان کافی چلتی ہے تمہاری۔ نشا ایک قدم آگے بڑھی۔ اور تمہارا غرور حد سے زیادہ۔ امیر باپ کے بیٹے ہو نا، اس سے لگتا ہے دنیا خرید لی تم نے۔ ہم غریب لوگوں کی مجبوریاں کیا ہوتی ہیں، تم کیا سمجھو گے؟ آفاق خاموش کھڑا سے دیکھتا رہا۔ نشا نے بات جاری رکھی۔ ہاں، غلطی میری تھی، اس لیے معافی مانگی۔ معافی مانگنے سے کوئی چھوٹا نہیں ہو جاتا، لیکن تم پہلے خود سڑک پر ٹکر مارو، پھر یہاں کھڑے ہو کر لوگوں کی عزت اچھالو۔ بڑی انا ہے نا تم میں۔ سن لو، میں تمہاری طرح غرور کا مجسمہ نہیں ہوں۔ لفٹ کا دروازہ دوبارہ کھلا۔ نشا نے ایک آخری نظر اس پر ڈالی۔ جاؤ، اگر دل کو سکون ملتا ہے تو جا کر شکایت کر دو، زیادہ سے زیادہ نوکری چلی جائے گی، عزت نہیں۔ یہ کہہ کر وہ لفٹ میں داخل ہوئی تھی اور دروازہ بند ہونے سے پہلے بھی اس کی نظر پوری بے خوفی سے آفاق کی آنکھوں میں تھی۔ دروازہ بند ہوا تو آفاق وہیں کھڑا رہ گیا۔ اس کے جبڑے بھنچے ہوئے تھے، مٹیاں بے اختیار بند ہو چکی تھیں۔ آج تک کسی نے اس کے سامنے اس لہجے میں بات کرنے کی ہمت نہیں کی تھی، مگر یہ لڑکی ایک ہی دن میں 2 مرتبہ ایسے لاجواب کر چکی تھی، اور سب سے زیادہ تکلیف اسے اس بات کی تھی کہ ہر بار جواب دینے کے لیے اس کے پاس الفاظ کم پڑ گئے تھے، کیونکہ وہ ضرورت سے زیادہ بولتی تھی۔ 1 گھنٹے بعد نشا دروازہ کھول کر گھر کے اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں موجود اپائنٹمنٹ لیٹر بار بار اس کی نظروں کے سامنے آ رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا اسے سینے سے لگا کر خوب روئے، مگر خوشی بانٹنے کے لیے بھی اپنے لوگ چاہیے ہوتے ہیں، اور اس گھر میں اسے کبھی اپنا کوئی نہیں ملا تھا۔ یہ وہی گھر تھا جہاں اس کے مرحوم والد کا حصہ بھی موجود تھا، مگر اسے ہمیشہ ملازم سے بھی بدتر سمجھا گیا تھا۔ بچپن سے گھر کے کام، برتن، صفائی، باورچی خانے کی ذمہ داریاں سب اس کے حصے میں آئی تھی، بدلے میں صرف 2 وقت کی روٹی اور تانے۔ پڑھائی بھی اس نے کسی کے احسان پر نہیں کی تھی۔ پہلے پھوپھو نے چند سال سہارا دیا، پھر اس نے ٹیوشن پڑھا کر اپنی فیس، کتابیں اور اخراجات خود اٹھائے۔ آج پہلی بار اسے لگا تھا کہ شاید اب وہ اس کی زندگی سے نکلنے کا راستہ بنا لے گی۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی کہ ڈرائنگ روم سے دلشاد صاحب کی بھاری آواز ابھری۔
निशा जरा इधर आओ। इसने कदम रोके और मुड़कर इनकी तरफ देखा। वहां दिलशाद साहब, सरवत बेगम, शमीम और बुरहान सब बैठे हुए थे। निशा आहिस्ता आहिस्ता इनके करीब आकर रुक गई। दिलशाद साहब ने ऐनक उतारकर मेज पर रखी और स्पार्ट लहजे में पूछा, हाँ भाई क्या बना? इस बार नौकरी मिली या पहले की तरह फिर खवार होकर वापस आ गई? निशा ने एक लम्हा इन्हें देखा, फिर पुरसकून लहजे में बोली, जी नौकरी मिल गई, कल सुबह से ज्वाइन करना है। चलमों के लिए खामोशी छा गई। दिलशाद साहब ने सर हिलाया, चलो अच्छा है, जब तक रुखसती नहीं होती तब तक काम करती रहना, तुम्हारा शौक भी पूरा हो जाएगा। निशा के माथे पर बल पड़ गए। रुखसती? कौन सी रुखसती? दिलशाद साहब ने बेनियाजी से बुरहान की तरफ देखा, फिर बोले, तुम्हारी और बुरहान की? तुम दोनों का रिश्ता तो बचपन से तय, अब नौकरी भी लग गई है तो चंद माह में शादी कर देंगे। निशा को यूं लगा जैसे किसी ने इसके हाथ से वो खुशी छीन कर जमीन पर फेंक दी हो। इसने बेयकीनी से पहले दिलशाद साहब को देखा, फिर बुरहान को, जिसके होंठों पर फातिहाना मुस्कुराहट थी। किस हैसियत से? इसकी आवाज पहले धीमी थी मगर अगले लम्हे मजबूत हो गई। किस हद से आपने मेरी शादी का फैसला कर लिया? दिलशाद साहब की पेशानी पर बल आए, मैं तुम्हारा बड़ा हूं, यही मेरा हक है। निशा ने फौरन जवाब दिया, बड़ा होना किसी की जिंदगी का मालिक होना नहीं होता। और बुरहान, ऐसे सीधा इसकी तरफ देखा, ये इंसान मेरे मयार के करीब भी नहीं आता। बुरहान के चेहरे की मुस्कुराहट एक लम्हे को गायब हुई। सरवत बेगम गुस्से से उठ खड़ी हुई, खबरदार मेरे बेटे के बारे में एक लफ्ज भी जुबान से निकाला तो। वो हाथ उठाकर इसकी तरफ बढ़ी मगर निशा फौरन एक कदम पीछे हट गई। इसकी आंखों में पहली बार खौफ नहीं, सिर्फ सख्ती थी। हाथ नीचे रखी, चची, मैं वो निशा नहीं रही जो हर बात पर खामोश हो जाए। सरवत बेगम गुस्से से कांपने लगी। देखा दिलशाद, नौकरी क्या मिली, जुबान देखो इसकी। निशा ने इनकी बात काट दी, जुबान आज नहीं खुली, आज सिर्फ हिम्मत आ गई है। बरसों से आप सबकी हर ज्यादती बर्दाश्त की है, इसका मतलब ये नहीं कि मेरी मर्जी भी खत्म हो गई। दिलशाद साहब ने सकलेजे में कहा, ये शादी होकर रहेगी। हरगिज नहीं, निशा ने दो टोक अंदाज में जवाब दिया। आप सब एक बात अच्छी तरह अपने ज़हन में बिठा लीजिए, मैं बुरहान से शादी नहीं करूंगी, कभी नहीं। मेरी नौकरी लग चुकी है, मैं अपने पांव पर खड़ी हो सकती हूँ। अगर मेरी मौजूदगी आप सबको इतनी नागवार है तो मैं घर भी छोड़ दूंगी, मगर अपनी जिंदगी किसी ऐसे इंसान के हवाले नहीं करूंगी जिससे मुझे नफरत है। बुरहान कुर्सी से टेक लगाकर इसे खामोशी से देख रहा था। निशा ने एक आखिरी नजर सब पर डाली। आज तक मैं मजबूर थी, अब नहीं हूं। एक एक कर वो तेज कदमों से वहां से निकल गई। इसके जाते कमरे में खामोशी छा गई, जबकि बुरहान ने जुबान से कुछ नहीं कहा, सिर्फ हल्के से मुस्कुराया। इसकी आंखों में वही गंदा एतमाद चमक रहा था। वो जानता था कि निशा ने इनकार जरूर किया मगर इसके ज़हन में पहले ही ऐसे मंसूबे पल रहे थे जिनके जरिए वो इसे अपनी मर्जी के आगे झुकाने का ख्वाब देख रहा था, और वो ख्वाब वो जल्द पूरा करने का इरादा रखता था। अगले दिन निशा रिसेप्शन डेस्क के पीछे खड़ी पूरी तवज्जो से अपने मैनेजर की बातें सुन रही थी। इसका आज पहला दिन था, इसलिए वो हर हदायत ज़हन में बिठाने की कोशिश कर रही थी। मैनेजर ऐसे कंप्यूटर सिस्टम, बुकिंग प्रोसीजर और गेस्ट हैंडलिंग पे के असूल समझा रहा था कि अचानक सामने से एक नफीस लिबास में मलबूस खातून तेज कदमों से रिसेप्शन तक आई। इनके चेहरे पर नागवारी साफ नजर आ रही थी। मैनेजर ने इन्हें देखते ही आहिस्ता से निशा के कान में कहा, ये हमारी रेगुलर क्लाइंट है, जरा मुश्किल मिजाज है, तुम हैंडल करो। मैं देख रही हूं कि वो एक तरफ हट गई और डेस्क के नीचे बैठ गई। निशा ने मुस्कुराकर इस्तकबाल किया, गुड मॉर्निंग मैम, क्राउन होटल में खुशामदीद, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? खातून ने अपना पर्स जोर से काउंटर पर रखा, मेरे लिए वीआईपी स्वीट बुक करो। निशा ने कंप्यूटर पर नजर डाली, जी जरूर मैम। और हाँ, खातून ने उंगली उठाई, इस बार मैं कोई चार्जेस नहीं दूंगी, मैं इस होटल की रेगुलर कस्टमर हूँ, इतना हक तो बनता है। निशा ने निहायत नरमी से जवाब दिया, मैम आप हमारी काबिल कदर गेस्ट हैं, लेकिन होटल की पॉलिसी के मुताबिक हर बुकिंग के चार्जेस अदा करना जरूरी होते हैं। खातून का लहजा फौरन बुलंद हो गया, पॉलिसी मुझे मत सिखाओ, मैं यहाँ बरसों से आ रही हूँ, एक फोन पर रियायत मिल जाती थी, तुम कौन होती हो इनकार करने वाली? मैं सिर्फ इदारे के असूल फॉलो कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो मैं आपको दस्तयाब पैकेजेस और डिस्काउंट जरूर बता सकती हूँ। मुझे डिस्काउंट नहीं, फ्री रूम चाहिए, खातून तकरीबन चीखी, वरना अपने मैनेजर को बुलाओ या तैयार रहना, ऐसा फीडबैक दूंगी कि नौकरी खतरे में पड़ जाएगी।
निशा ने फिर भी तहम्मुल नहीं छोड़ा। मैम, आपको शिकायत का पूरा हक है, लेकिन मेरी जिम्मेदारी भी यही है कि कवायद की खिलाफवर्जी ना करूं। ऐसे लम्हे होटल के मरकजी दरवाजे से आफाक शाह अंदर दाखिल हुए। रिसेप्शन पर बुलंद होती आवाजें सुनकर इसके कदम ऐसी तरफ मुड़ गए। ऐसे देखते हुए पूरे अमला सीधा हो गया। गुड मॉर्निंग सर। सबने एक साथ सलाम किया। निशा ने भी फौरन सर झुकाकर सलाम किया। आफाक ने मुख्तसर सा जवाब दिया और फिर संजीदा लहजे में पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? निशा ने फौरन कहा, सर कोई बड़ा मसला नहीं है, आप फिक्र ना करें, मैं संभाल लूंगी। मगर इससे पहले कि बात खत्म होती खातून फिर बोल उठी, नहीं आप ही फैसला करें, मुझे हर कीमत पर रियायत चाहिए, मैं इस होटल की पुरानी क्लाइंट हूँ। आफाक ने एक नजर खातून को देखा, फिर निशा की तरफ रुख किया। पूरा मसला बताओ। निशा ने मुख्तसर सारी बात बयान कर दी। आफाक खामोशी से सुनता रहा। चल लम्हों बाद इसने निशा से पूछा, और तुम अब तक इतने सुकून से इनसे बात कर रही थी? निशा ने सादा लहजे में जवाब दिया, सर ये हमारी ड्यूटी है कि गेस्ट को इज्जत दें, चाहे वो नाराज ही क्यों ना हो। आफाक की आंखों में सख्ती उतर आई। इज्जत हर उस शख्स को मिलनी चाहिए जो दूसरों की इज्जत करे। बदतमीजी बर्दाश्त करना तुम्हारी ड्यूटी नहीं है। फिर इसने बुलंद आवाज में कहा, सिक्योरिटी 2 गार्ड फौरन आगे आ गए। मैम, अगर होटल की पॉलिसी कबूल नहीं तो आप माजरत के साथ यहाँ नहीं रुक सकते। इन्हें बाहर तक छोड़कर आए। खातून गुस्से से लाल हो गई। तुम लोग पछताओ कि मैं तुम्हारे होटल की साख खराब कर दूंगी। आफाक ने बेतासुर अंदाज में जवाब दिया, आपको अपनी राय देने का मुकम्मल हक है, लेकिन कवानीन सबके लिए बराबर है। फिर इसने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई। मैनेजर कहाँ है? एक तरफ खामोशी खड़ी। मैनेजर घबरा कर फौरन सामने आ गए। जी सर। आफाक की आवाज गूंजी। मैनेजर की जिम्मेदारी सिर्फ फाइलों पर दस्तखत करना नहीं होती, अपने स्टाफ की हिफाजत करना भी होती है। अब अपनी नई वर्कर को अकेला छोड़कर खुद पीछे खड़ी तमाशा देख रहे थे। शर्म आनी चाहिए आपको। मैनेजर ने नजरें झुका ली। आई एम सॉरी सर। आफाक ने सर्द लहजे में कहा, आइंदा ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। फिर इसकी नजर निशा पर ठहरी। आप मेरे ऑफिस में आए अभी? ये कहकर वो मुड़ा और लंबे कदमों से अपने दफ्तर की तरफ बढ़ गया। इधर सिक्योरिटी इस खातून को बाहर ले जा रही थी। वो मुसलसल गुस्से में बोले जा रही थी, मगर किसी ने जवाब नहीं दिया। निशा ने गहरी सांस ली, अपनी वर्दी दरुस्त की और आफाक के पीछे उसके दफ्तर की जानिब चल दी। जो भी था वो शख्स जैसा भी था, इस वक्त इसकी हिफाजत इसने की थी और वह इसकी शुक्रगुजार थी। चंद लम्हे बाद निशा ने हल्की सी दस्तक दी और इजाजत मिलते आफाक शाह के दफ्तर में दाखिल हो गए। आफाक पहले अपनी कुर्सी के पीछे खड़ा चंद फाइलें देख रहा था। इसने एक नजर निशा पर डाली, फिर फाइल बंद करके मेज पर रख दी। चंद लम्हे खामोश रही, फिर इसने होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट लाते हुए कहा, लगता अब तो तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना ही पड़ेगा। निशा ने इसकी तरफ देखा। इसके लहजे में तंज भी था और शरारत भी, मगर वो जानती थी ये दफ्तर था, यहाँ जज्बात नहीं पेशा वराना रवैया काम आता है। इसने सीधे अंदाज में जवाब दिया, जी सर, आज जो आपने रिसेप्शन पर मेरा साथ दिया इसके लिए मैं वाकई आपकी शुक्रगुजार हूँ। आफाक ने हल्का सा कहका लगाया, ओह इतनी शराफत, लगता आखिरकार तुम्हें अपनी औकात समझ आ गई है। निशा के अंदर जैसे किसी ने आग लगा दी। इसने बेख्तियार अपनी मुट्ठी भींच ली, मगर अगले लम्हे खुद को संभाल लिया। सामने खड़ा शख्स इसका बॉस था और वो अपने पहले दिन कोई ऐसी हरकत नहीं करना चाहती थी जिसका नुकसान इसे उठाना पड़े। इसने निहायत संभले हुए लहजे में कहा, सर आपने मुझे यहाँ बुलाया था, अगर कोई काम है तो प्लीज बता दीजिए। आफाक ने चंद लम्हे इसके चेहरे को देखा, फिर अपनी कुर्सी पर बैठते हुए बोला, अच्छा है, कम से कम अब तुम सीधी बात करने लगी हो। इसने मेज पर रखी एक फाइल इसकी तरफ सरकाई। आज दोपहर तकरीबन 1 बजे मेरे कुछ खास मेहमान आ रहे हैं। निशा ने फाइल खोलकर देखी। जी सर, ये आम गेस्ट नहीं है। अगर ये डील कामयाब हुई तो क्राउन होटल की अगली ब्रांच के लिए बहुत बड़ा रास्ता खुल जाएगा। दूसरे लफ्जों में इनकी अहमियत मेरे लिए बहुत ज्यादा है। वो खामोशी से सुनती रही। आफाक ने बात जारी रखी, इन्हें रिसीव तुम करोगी। निशा ने चौंक कर सर उठाया। मैं? सर? हाँ तुम। वो पूरी संजीदगी से बोला, कल रात बाबा ने खास तौर पर तुम्हारा नाम तजवीज किया था। इनका कहना था तुम में तहम्मुल भी है और लोगों को इज्जत देने का सलीका भी, इसलिए जिम्मेदारी तुम्हारे सपोर्ट है। निशा के चेहरे पर हैरत अब भी मौजूद थी। सर आज मेरा पहला दिन है, शायद किसी सीनियर को। आफाक ने इसकी बात काट दी। मैंने फैसला कर लिया। और एक बात अच्छी तरह सुन लो मिस निशा, अगर इन मेहमानों की तरफ से एक भी शिकायत आई तो मुमकिन है तुम्हारी नौकरी का पहला दिन आखिरी दिन भी साबित हो जाए। इसके अल्फाज सुनकर निशा का चेहरा जर्द पड़ गया। इसने बेख्तियार अपनी फाइल मजबूती से पकड़ ली। आफाक ने इसकी खामोशी देखी, मगर लहजा नरम नहीं किया। दोपहर 1 बजे तक इनकी आमद मुतवक्को है। इससे पहले इनके स्वीट्स चेक करो, हर कमरे की तफसील खुद देखो।
खाने का मेन्यू कंफर्म करो, इनकी हर जरूरत का ख्याल रखो, जब तक वो यहाँ मौजूद होंगे इनकी पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। निशा ने गहरी सांस ली और आहिस्ता से सर हिलाया। जी सर, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको शिकायत का मौका न मिले। इत्तफाक ने मुस्कुराकर जवाब दिया। उम्मीद है चलना में खामोश है। फिर निशा ने मौदबाना अंदाज में कहा, अगर इजाजत हो तो मैं तुम्हारी तैयारी शुरू करूं। आफाक ने हाथ के इशारे से इजाजत दी, तुम जा सकती हो। निशा ने हल्का सा सर झुकाया, फाइल संभाली और दरवाजे की तरफ बढ़ गई थी। दरवाजा बंद होने तक आफाक की नजरें इसकी पुष्ट पर जमी रही। कमरे में अकेला रह जाने के बाद इसने कुर्सी की पुष्ट से टेक लगा ली और एक हल्की सी सांस खारिज की। हकीकत यह थी कि यह जिम्मेदारी इसने सिर्फ आजमाइश के लिए नहीं दी थी। पहली मुलाकात से इस लड़की में एक अजीब सी जिद, खुददारी और हिम्मत इसे अपनी तरफ खींच रही थी। इसके साथ बहस करना इसे गैर मामूली हद तक दिलचस्प लगता था और वो जानता था कि अगर निशा इस इम्तिहान में कामयाब हो गई तो बहुत आगे जा सकती है। मगर अगले लम्हे से निशा का जर्द पड़ता चेहरा याद आया तो इसके माथे पर हल्की सी शिकन उभरी थी। शायद इतने बड़े मेहमानों की जिम्मेदारी एक नए वर्कर के सपोर्ट करना कुछ ज्यादा सख्त फैसला था, मगर अब हुक्म दिया जा चुका था और वो कभी अपने फैसलों वापस लेने का आदी नहीं था। रात की तारीकी पूरी तरह फैल चुकी थी। पूरा दिन मामूल के मुताबिक बीत गया था। निशा ने आखिरी मर्तबा मेहमानों की रवानगी का अंदराज सिस्टम में मुकम्मल किया, मेज पर रखी फाइल बंद की और एक गहरी सांस ली। पूरा दिन इस पर जैसे कई दिनों जितना भारी गुजरा था। वो मेहमान जिनकी जिम्मेदारी से सौंपी गई थी वाकई बेहद मुश्किल मिजाज निकले थे। कभी खाने में इतराज, कभी कमरे की तरतीब पर, कभी बेवजह सवालात, मगर इनने इस एक लम्हे के लिए भी अपना लहजा खराब नहीं होने दिया। अब वो अपना बैग उठाकर जाने लगी थी कि इसकी कोलीग सना तेजी से इसके करीब आई। निशा, सीईओ सर ने अभी तुम्हें अपने ऑफिस में बुलाया। निशा ने चौंक कर इसकी तरफ देखा। इस वक्त सना ने मायने खेज अंदाज में भवें उठाई। हाँ, और वैसे भी तुम खास हो शायद। हमें से कुछ लड़कियां 5-5 साल से यहाँ काम कर रही हैं। आज तक हमें सीईओ के ऑफिस में अलग से नहीं बुलाया गया। इसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बात खत्म की, मगर इसकी नजरों में तजस्सुस भी था और सवाल भी। निशा ने कुछ जवाब नहीं दिया। वो खामोशी से मुड़ी और आफाक शाह के दफ्तर की तरफ बढ़ गई। चंद लम्हों बाद इसने दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से इजाजत मिली तो वो आहिस्ता से अंदर दाखिल हुई। आफाक अपनी मेज के पीछे बैठा कुछ दस्तावेजात देख रहा था। इसने सर उठाकर निशा को देखा और सामने वाली कुर्सी की तरफ इशारा किया। आइए मिस निशा। जी सर। वो खड़ी थी। आफाक ने मुस्कुराते हुए कहा, आराम से बैठ सकती हैं, ये कोई कोर्ट मार्शल नहीं हो रहा। निशा हल्के से मुस्कुराई और कुर्सी पर बैठ गई। आफाक ने फाइल बंद कर दी। आज के मेहमान यहाँ से बहुत खुश होकर गए हैं। जाते हुए इन्होंने खास तौर पर तुम्हारी तारीफ की। निशा ने फौरन कहा, थैंक यू सर, लेकिन ये मेरा फर्ज था, मैंने सिर्फ अपनी जिम्मेदारी पूरी की है। आफाक ने सर हिलाते हुए कहा, हर शख्स फर्ज निभाता है, बहुत से लोग सिर्फ ड्यूटी पूरी करते हैं, दोनों में फर्क होता है। वो चंद लम्हे से देखता रहा, फिर संजीदगी से बोला, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। निशा खामोशी से इसकी तरफ मुतवज्जो हो गई। बहुत जल्द तुम्हें प्रमोशन मिल सकती है। निशा की आंखों में हैरत उतर आई। सर, अभी तो मेरा पहला दिन था। मुझे मालूम है, आफाक ने बेसाख्ता मुस्कुराकर कहा, और शायद इसीलिए बात गैर मामूली है। हमें आज इतनी जल्दी किसी को आगे नहीं बढ़ाते, लेकिन आज सुबह रिसेप्शन पर जिस तरह तुमने इस बदतमीज खातून को संभाला, फिर दोपहर में मेरे खास मेहमानों के साथ जिस तहम्मुल, वकार और समझदारी से पेश आई, इसने मुझे वाकई मुतासर किया। इससे पहली बार बिना किसी तंज के दिल से तारीफ की। निशा चंद लम्हों तक खामोशी से इसे देखती रही। शायद इससे तवक्को नहीं थी कि यही शख्स कभी इस अंदाज में भी बात कर सकता है। इसने धीरे से कहा, सर, आपके अल्फाज मेरे लिए बहुत है। मैं उम्मीद है कि आइंदा भी आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतर सकूंगी। आफाक ने मुख्तसर से सर हिलाया। मुझे भी यही उम्मीद है। 6 लम्हों की खामोशी के बाद निशा ने आहिस्तगी से कहा, सर, अगर इजाजत हो तो मैं अब चलूं, काफी देर हो गई है। इतनी जल्दी? आफाक ने घड़ी पर नजर डाली। हाँ सर। इसके आवाज में हल्की सी झिझक आ गई। मैं एक मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक रखती हूँ। मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं है और मैं अपने रिश्तेदारों के घर रहती हूँ। इस तरह रात गए घर पहुंचना मेरे लिए मसला बन सकता है। आफाक के चेहरे पर संजीदगी आ गई। वो चंद लम्हे सोचता रहा, फिर बोला, अगर ऐसा है तो एक तजवीज है। निशा ने सवाली नजरों से इसे देखा। हमारे होटल में सीनियर स्टाफ के लिए रिहाइश का इंतजाम मौजूद है। अगर तुम चाहो तो फुल टाइम रेजिडेंट स्टाफ के तौर पर यहाँ शिफ्ट हो सकती हो। तुम्हें अलग कमरा मिलेगा और सिक्योरिटी होगी।
आने जाने की परेशानी भी खत्म हो जाएगी। निशा ने चंद लम्हे खामोश रहकर इसकी बात सुनी, फिर अदब से जवाब दिया, सर आपकी ऑफर वाकई मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन अभी मैंने इस बारे में सोचा नहीं। अगर कभी मुझे लगा कि फैसला दुरुस्त होगा तो सबसे पहले आपसे बात करूंगी। आफाक ने इसके लहजे में मौजूद संजीदगी महसूस की और मजीद इसरार नहीं किया। ठीक है, जब मुनासिब लगे तब बात कर लेना। निशा कुर्सी से उठी। थैंक यू सर, और इजाजत चाहूंगी। यू कैन गो, आफाक ने आहिस्ता से कहा। निशा ने एहतराम से सर झुकाया और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। वो बाहर निकली थी मगर आफाक की नजरें दरवाजा बंद होने तक इसी सिमत जमी रही। इसके होंठों पर बेख्तियार हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। पहली मुलाकात में से लगा था ये सिर्फ एक लड़ाका, जिद्दी और तेज जुबान लड़की है, मगर आज इसने इसका अंदर एक बावकार, जिम्मेदार और खुददार शख्सियत देखी थी। वो जितनी पहली नजर में मुख्तलिफ लगी थी, हकीकत में इससे कई ज्यादा मुनफरिद निकली, और यही बात जाने क्यों आफाक के दिल में इसके लिए एक नरम सा एहसास छोड़ गई थी। 1 घंटे बाद निशा अपने कमरे में बैठी थी। इसने दुपट्टा कंधों से उतारकर एक तरफ रखा और थकन से दीवार के साथ टेक लगा ली। आज का दिन गैर मामूली था। सुबह की घबराहट, इंटरव्यू, नौकरी मिलने की खुशी, फिर होटल में पहला दिन, मुश्किल मेहमान, आफाक शाह की तारीफ, सब कुछ एक फिल्म की तरह इसके जहन में चल रहा था। इसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। बरसों बाद ऐसा लगा था कि शायद किस्मत इसके हक में भी कोई फैसला करने लगी है। वो इन्हीं सोचों में गुम थी कि अचानक दरवाजा बगैर दस्तक के खुला और बुरहान अंदर दाखिल हो गया। निशा चौंक कर फौरन अपनी जगह से खड़ी हुई, दुपट्टा जल्दी से दुरुस्त किया और गुस्से से इसे घूरने लगी। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? किसकी इजाजत से मेरे कमरे में दाखिल हुए हो? एक लड़की के कमरे में आने से पहले दस्तक देना नहीं सिखाया किसने? बुरहान ने दरवाजा अंदर से बंद करते हुए बेपरवाही से कहा, जिस लड़की से चंद दिन बाद मेरी शादी होने वाली हो, उसके कमरे में आने के लिए इजाजत नहीं ली जाती। निशा ने नफरत से इसकी तरफ देखा। ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। मैं मर जाऊंगी लेकिन तुमसे शादी नहीं करूंगी। बुरहान के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट उभरी। बड़ी बड़ी बातें कर रही हो, देख लो अगर इस तरह मुझे ललकारती रही तो फिर अंजाम भी बर्दाश्त करना होगा। आजकल दुनिया बहुत बदल गई है। चंद मिनट में किसी की साख खराब करने के 1000 तरीके मौजूद हैं। झूठी तस्वीरें, जाली वीडियो, झूठे इल्जामात। लोगों को हकीकत जानने से ज्यादा तमाशा देखने का शौक होता है। निशा के चेहरे का रंग बदल गया, मगर अगले लम्हे इसकी आंखों में खौफ की जगह गुस्सा उतर आया। बस, वो पूरी कुव्वत से चीखी, एक लफ्ज और नहीं। तुम यहां से जा रहे हो या मैं खुद तुम्हें धक्के देकर बाहर निकालूं? आखिर कितने घिरे हुए इंसान हो तुम? इतनी बेइज्जती के बाद भी तुम्हारे अंदर ये घटिया सोच खत्म नहीं हुई। आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? बुरहान ने एक कदम इसकी तरफ बढ़ाते हुए धीमे लहजे में कहा, सिर्फ एक जुर्म किया है तुमने। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई और मैं अपनी मोहब्बत हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। निशा तल्खी से हंस पड़ी। ये मोहब्बत नहीं, बीमार ज़हन की जिद है। मोहब्बत इज्जत देती है, धमकियां नहीं। बुरहान की मुस्कुराहट गायब होगी। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, शादी करोगे मुझसे? निशा ने बगैर एक लम्हा ज़ाय के जवाब दिया, तुम मुझे कत्ल भी कर दो तभी मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। बुरहान ने चंद लम्हे से खामोशी से देखा, फिर इसकी आंखों में सर्द मेहरी उतर आई थी। ठीक है, फिर अब देखना मैं क्या करता हूँ। जिस नौकरी पर तुम आज इतना फख्र कर रही हो, इससे भी तुम्हारे हाथ से निकलते देर नहीं लगेगी, सोच लो। अभी भी वक्त है। निशा ने पूरी नफरत से दरवाजे की तरफ इशारा किया, निकल जाओ मेरे कमरे से अभी। बुरहान ने एक आखिरी नजर इस पर डाली, फिर दरवाजा खोला और बाहर निकल गया था। वो आहिस्ता से बिस्तर पर बैठ गई, दोनों हाथों से अपना सर थाम लिया। इसका दिल तेजी से धड़क रहा था। इससे अपनी नौकरी से ज्यादा इस बात ने परेशान कर दिया था कि बुरहान जैसा इंसान अपनी जिद में किस हद तक जा सकता है। मगर एक बात वो अपने दिल में पहले ही तय कर चुकी थी, खौफ की वजह से वो अपनी खुददारी छोड़ेगी, ना अपनी जिंदगी का फैसला किसी और के हाथ में देगी। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। 2 हफ्ते गुजर चुके थे। इन 2 हफ्तों में निशा ने अपनी मेहनत, वक्त की पाबंदी और जिम्मेदारी से ना सिर्फ अपनी जगह बना ली थी, बल्कि आफाक शाह का एतमाद भी हासिल कर लिया था। अब अक्सर अहम मेहमानों की जिम्मेदारी इसी के सपोर्ट की जाती और हर काम पूरी दयानतदारी से अंजाम देती। मगर आज सुबह आंख खुलते इसका दिल अजीब बेचैनी का शिकार था। न जाने क्यों बार बार महसूस हो रहा था जैसे कोई बहुत बुरा होने वाला हो। इससे इस एहसास को झटकने की कोशिश की, वक्त पर तैयार हुई और होटल पहुंच गई, मगर अंदर कदम रखते से माहौल कुछ बदला हुआ महसूस हुआ। कई मुलाजमीन से देखकर आहिस्ता आवाज में एक दूसरे से बात करते, फिर नजरें चुरा लेते। इसका दिल मजीद घबरा गया था। इतने में एक कुलीग जल्दी से इसके पास आई। निशा, सर ने आपको फौरन ऑफिस में बुलाया है। कौन सर? मिस्टर आफाक शाह।
निशा ने खामोशी से सर हिलाया और सीधी सीईओ ऑफिस की तरफ चल पड़ी। दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर दाखिल हुई तो इसके कदम वहीं रुक गए। कमरे में ब्रिगेडियर अफजल शाह, 2 बोर्ड मेंबरान और आफाक शाह पहले से मौजूद थे। माहौल गैर मामूली हद तक संजीदा था। आइए मिस निशा। अफजल शाह की आवाज में रस्मी सख्ती थी। निशा खामोशी से सामने आकर खड़ी हो गई। अफजल शाह ने मेज पर रखा टेबलेट इसकी तरफ बढ़ाया। ये वीडियो देखिए। निशा ने कांपते हाथों से स्क्रीन की तरफ देखा। चंद सेकंड बाद इसके चेहरे का रंग उड़ गया। इसकी सांस जैसे सीने में रुक गई। स्क्रीन पर इसके चेहरे को इस्तेमाल करते हुए एक निहायत नाजेबा जाली वीडियो तैयार की गई थी। वो चंद लम्हे तक साकित खड़ी रही, फिर बेख्तियार इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सर ये झूठ है। मैं इसकी आवाज गले में अटक गई। अफजल शाह ने गहरी सांस ली। हमें नहीं मालूम ये असली है जाली, लेकिन मसला ये है कि क्राउन होटल एक बैनुल-अक़वामी इदारा है। दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं। अगर किसी ने आपको इस वीडियो से जोड़ दिया तो नुकसान सिर्फ आपका नहीं, इदारे का भी होगा। एक बोर्ड मेंबर ने फौरन कहा, मेरी राय में रिस्क लेने की जरूरत नहीं, मुलाजमत फौरन खत्म कर दी जाए। दूसरे ने भी इस बात में सर हिला दिया, इदारे की साख सबसे पहले आती है। निशा ने दोनों हाथ जोड़ लिए। सर खुदा के लिए यकीन कीजिए, ये सब झूठ है। किसी ने जानबूझकर इसकी बात मुकम्मल होने से पहले आफाक अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। वो आकर निशा के बराबर में खड़ा हो गया। मैं इस फैसले से इत्तेफाक नहीं करता। कमरे में खामोशी छा गई। अफजल शाह ने अपने बेटे की तरफ देखा। क्यों? आफाक ने मजबूत लहजे में कहा, क्योंकि आजकल मसनूई वीडियोज और डिजिटल जालसाजी के जरिए लोगों को बदनाम करना बहुत आसान हो गया। सिर्फ एक वीडियो देखकर किसी की दयानतदारी या किरदार का फैसला नहीं किया जा सकता। 2 हफ्तों से लड़की यहाँ काम कर रही है। ऐसे मेहमान संभाले जिन्हें हमारे सीनियर मुलाजमीन भी मुश्किल समझते थे। एक भी शिकायत इसके खिलाफ नहीं आई। क्या हम इसकी पूरी कारकर्दगी को एक गैर मुसद्दिका वीडियो की बुनियाद पर नजरअंदाज कर दें? एक बोर्ड मेंबर ने नागवारी से कहा। लेकिन अगर कल मीडिया तक बात पहुंच गई तो? आफाक ने फौरन जवाब दिया, तो हम सच के साथ खड़े होंगे, खौफ के साथ नहीं। बगैर सबूत की किसी मुलाजिम को सजा देना इदारे की ताकत नहीं, कमजोरी होती है। अफजल शाह ने संजीदगी से पूछा, आफाक क्या तुम इसकी जिम्मेदारी लेते हो अगर बाद में मामला हमारे खिलाफ गया तो? आफाक ने एक लम्हा भी जाया नहीं किया। जी लेता हूँ, मुकम्मल जिम्मेदारी लेता हूँ, क्योंकि मुझे अपनी वर्कर पर भरोसा है। निशा ने नमाकों से इसकी तरफ देखा। इसका दिल चीख चीख कर कह रहा था कि ये सब बुरहान की हरकत है, मगर इसके पास कोई सबूत नहीं था। इस वक्त इसे सिर्फ एक बात महसूस हो रही थी कि जब सब इस पर शक कर रहे थे, एक शख्स बिना सबूत के भी इसके किरदार पर यकीन कर रहा था। अफजल शाह ने चंद लम्हे खामोश रहकर दोनों को देखा, फिर आहिस्ता से बोले, ठीक है, फिलहाल कोई फैसला नहीं होगा। इस मामले की मुकम्मल तहकीकात की जाएंगी। जब तक हकीकत सामने नहीं आती, मिस निशा अपनी जिम्मेदारियां जारी रखेंगी। निशा के लब कांप उठे। वो कुछ कहना चाहती थी मगर अल्फाज साथ नहीं दे रहे थे। ऐसे भीगी आंखों से आफाक की तरफ देखा और पहली बार इससे महसूस हुआ था कि बाज लोग खून का रिश्ता ना होने के बावजूद मुश्किल वक्त में अपने बनकर खड़े हो जाते हैं। 1 घंटे बाद आफाक खामोशी से निशा को दफ्तर से बाहर ले आया था। दोनों चलते हुए होटल के गार्डन में आ गए। निशा की आंखें मुसलसल नम थी। वो अपने आंसू रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी, मगर हर कोशिश नाकाम हो रही थी। आफाक चंद लम्हे खामोश खड़ा से देखता रहा, फिर नरम मगर संजीदा लहजे में बोला, निशा आखिर ये सब क्या है? मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि वो वीडियो जाली है, लेकिन कोई तो वजह होगी कि किसी ने तुम्हें निशाना बनाया। इसके अल्फाज सुनते ही निशा के जब्त का बंधन टूट गया। इसने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढांप लिया और रोते हुए बोली, शुक्रिया, शायद पूरी दुनिया में कोई भी मुझ पर इतना यकीन न करता जितना आपने किया। सबने एक वीडियो देखी और मुझे मुजरिम समझ लिया, लेकिन आपने एक लम्हे के लिए भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। आफाक ने आहिस्ता से कहा, क्योंकि 2 हफ्तों में मैंने तुम्हें बहुत करीब से देखा है। तुम मेहनती हो, ईमानदार हो और सबसे बढ़कर अपनी इज्जत नफ्स रखने वाली लड़की हो। ऐसी लड़की इस किस्म की हरकत कर ही नहीं सकती। अब मुझे सच बताओ, ये सब किसने किया? निशा ने आंसू साफ किए और टूटी हुई आवाज में बोली, मेरे माँ बाप बहुत पहले दुनिया से चले गए, तब से मैं अपने चचा के घर रह रही हूँ। वहां इनका बड़ा बेटा बुरहान। वो एक लम्हे को रुकी, जैसे इसका नाम लेना भी तकलीफ दे रहा हो। ऐसे बचपन से मेरी जिंदगी जहन्नुम बना रखी है। कभी मारता था, कभी जलील करता था, घर का सारा काम मुझसे करवाता था। मैं खामोश रहती थी क्योंकि मेरे पास जाने की कोई जगह नहीं थी। फिर जब हम बड़े हुए तो इसकी हरकतें और भी खराब होती गईं। वो हर वक्त मुझे हरासा करता, मुझ पर दबाव डालता रहता। चंद दिन पहले घर वालों ने हमारी शादी तय कर दी थी,
لیکن میں نے صاف انکار کر دیا تھا. اس نے مجھے دھمکی دی کہ میری زندگی برباد کر دے گا, اور آج اس کے بعد دوبارہ دوبر آئی. مجھے یقین ہے یہ سب اس نے کیا. آفاق کے چہرے پر سختی اتر آئی. تو پھر ہم اس کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے. ایسے شخص کو کھلا نہیں چھوڑا جا سکتا. نشا نے آہستہ سے سر ہلائے. نہیں, مجھے نہیں لگتا اس سے کچھ ہوگا. میں صرف اتنا چاہتی ہوں کہ وہ ویڈیو انٹرنیٹ سے ہٹ جائے, میری عزت واپس آ جائے, بس. آفاق نے فوراً جواب دیا, اس بارے میں فکر مت کرو. میں سائبر ٹیم کو پہلے ہی ہدایت دے چکا ہوں. جہاں جہاں ممکن ہوگا اس سے ہٹانے کی کارروائی شروع ہو چکی ہے. لیکن نشا سے ویڈیو ہٹانے سے مسئلہ ختم نہیں ہوگا. اگر تم خاموش رہو گی تو وہ دوبارہ بھی یہی کرے گا. نشا خاموش رہی. آفاق نے قدرے نرم لہجے میں کہا, اور ایک بات, میں نے پہلے بھی تمہیں کہا تھا کہ اگر گھر کا ماحول محفوظ نہیں تو وہاں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں. تم ہماری اسٹاف ممبر ہو. ہوٹل میں رہائش کی سہولت موجود ہے. اپنی زندگی صرف اس کے لیے خطرے میں مت ڈالو کہ لوگ کیا کہیں گے. نشا نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا. اس لمحے سے پہلی بار محسوس ہوا تھا کہ کوئی اس کے حالات کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے. اسے مشورہ نہیں دے رہا. اس نے دھیرے سے کہا, شاید آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. آج ہی میں وہ گھر چھوڑ دوں گی. اب وہاں رہنے کی ہمت نہیں رہی. پھر اس نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا, لیکن میری نوکری, کیا یہ سب ہونے کے بعد بھی میں یہاں کام کر سکوں گی؟ آفاق نے بغیر ایک لمحہ سوچے مضبوط لہجے میں کہا, جب تک حقیقت میرے سامنے گئی ہے کہ تم بے قصور ہو, تمہاری نوکری محفوظ ہے, میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں. تمہیں اپنے آپ کو اکیلا سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سن کر نشا کی آنکھوں سے آنسو پھر بہہ نکلے. برسوں بعد کسی نے اس پر یقین کیا تھا, اس کے کردار پر نہیں بلکہ اس کی سچائی پر اعتماد کیا تھا. وہ بامشکل اتنا ہی کہہ سکی, شکریہ. شاید یہ لفظ بھی آپ کے لیے کافی نہیں. آفاق نے صرف اتنا کہا, آپ شکریہ چھوڑو, خود کو سنبھالو. آگے کا راستہ ہم سوچ سمجھ کر طے کریں گے, اور اس بار تمہیں اکیلے نہیں لڑنا پڑے گا. وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا. 6 مہینے بعد. ان 6 مہینوں نے نشا کی پوری زندگی بدل کر رکھ دی تھی. سائبر کرائم کی تحقیقات کے بعد یہ ثابت ہو چکا تھا کہ اس کے خلاف پھیلائی گئی ویڈیو مکمل طور پر جعلی تھی. عدالت نے برہان کو ڈیجیٹل جعلسازی, ہراسانی اور کردار کشی کے جرم میں سزا سنائی. جرمانہ بھی عائد ہوا, جبکہ نشا نے ہمیشہ کے لیے وہ گھر چھوڑ کر کراؤن ہوٹل کے اسٹاف رہائش گاہ میں منتقل ہونے کا فیصلہ کر لیا تھا. اب وہ پہلے والی خوفزدہ لڑکی نہیں رہی تھی, بلکہ اپنی محنت, قابلیت اور خودداری سے پورے ہوٹل میں قابل اعتماد ورکر کے طور پر پہچانی جاتی تھی. شام ڈھلتے وہ ہوٹل کے ریسٹورینٹ میں داخل ہوئی تو آفاق پہلے سے اس کا انتظار کر رہا تھا. ایسے دیکھتے ہی وہ اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا. نشا مسکراتے ہوئے اس کے قریب آئی. السلام علیکم. آفاق نے جواب دیا, وعلیکم السلام, اور سب سے پہلے بہت بہت مبارک ہو. آج تمہیں کراؤن ہوٹل میں کام کرتے ہوئے پورے 6 مہینے ہو گئے. نشا کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ پھیل گئی. تھینک یو, لیکن اس مبارکباد میں آپ کا حصہ سب سے زیادہ ہے. اگر اس دن آپ سب کے سامنے میرا ساتھ نہ دیتے, اگر آپ مجھ پر یقین نہ کرتے, تو شاید آج میں یہ نوکری نہ کر رہی ہوتی اور نہ ہی سر اٹھا کر جینے کا حوصلہ رکھتی. آفاق نے ہلکے سے سر ہلائے. نہیں نشا, میں نے صرف اپنا فرض ادا کیا. اصل جنگ تم نے لڑی تھی. تم چاہتی تو ٹوٹ جاتی, ہار مان لیتی, مگر تم نے خود کو سنبھالا. نشا نے دھیرے سے کہا, کبھی کبھی ایک انسان کا یقین دوسرے انسان کی پوری زندگی بدل دیتا ہے. آفاق چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا, پھر مسکراتے ہوئے بولا, ویسے آج میں نے صرف تمہاری کامیابی کا جشن منانے کے لیے ڈنر نہیں رکھا, ایک اور وجہ بھی ہے. نشا نے حیرانی سے پوچھا, اور وہ؟ آفاق نے گہری سانس لی. آج میں اپنے دل کی بات کہنا چاہتا ہوں. نشا کی انگلیاں بے اختیار ایک دوسرے میں الجھ گئیں. آفاق نے نظریں اس کی آنکھوں میں جما دی. یاد ہے ہماری پہلی ملاقات, جب تم نے میرے سینے سے ٹکرا کر مجھے خوب سنایا تھا؟ نشا شرمندگی سے ہنس پڑی. اور آپ نے میرے قد کا مذاق اڑایا تھا؟ ہاں. آفاق بھی ہنس دیا. مگر شاید تم نہیں جانتی, اس دن تم میرے دل میں بھی اتر گئی تھی. جب میں نے تمہارے ہاتھ میں اپنے ہوٹل کا انٹرویو لیٹر دیکھا تھا تو عجیب سی خوشی محسوس ہوئی تھی. اس وقت مجھے خود بھی سمجھ نہیں آیا کہ کیوں. پھر جب تم نے یہاں کام شروع کیا, ہر دن تمہیں قریب سے دیکھا, تمہاری محنت, خودداری, سچائی اور دوسروں کے لیے احترام, ہر چیز نے مجھے یقین دلا دیا کہ میں کسی عام لڑکی سے نہیں ملا. نشا خاموش بیٹھی سنتی رہی. اس کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی. آفاق نے اپنی جیب سے ایک چھوٹا سا ڈبہ نکالا, مگر اسے کھولنے کے بجائے میز پر رکھ دیا. میں جانتا ہوں تمہاری زندگی نے تمہیں لوگوں پر آسانی سے یقین کرنا نہیں سکھایا, اس لیے میں وعدے نہیں صرف ایک درخواست کر رہا ہوں. کیا تم اپنی زندگی میرے ساتھ گزارنا پسند کرو گی؟ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ نشا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں. چند لمحوں تک وہ صرف اسے دیکھتی رہی. سر, میرا مطلب آفاق, میں
अल्फाज इसका साथ छोड़ गए। आफाक ने नरमी से कहा, जल्दी में जवाब मत देना, मैं तुम पर कोई एहसान नहीं करा, ना हमदर्दी की वजह से रिश्ता मांग रहा हूँ। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और चाहता हूँ कि तुम हमेशा ऐसी इज्जत और मुस्कुराहट के साथ जिंदगी गुजारो जिसके तुम हकदार हो। मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। निशा की आंखों से बेख्तियार आंसू बहने लगे। इसने जिंदगी में बहुत से वादे सुने थे, मगर पहली बार किसी वादे में तहफ्फुज महसूस हुआ था। किसी की बातों में लालच नहीं, बल्कि एहतराम था। इसे नजर झुकाकर धीरे से कहा, मैंने हमेशा सोचा था कि शायद मेरी किस्मत में सिर्फ आजमाइशें लिखी हैं, लेकिन आपने मुझे सिखाया कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता। अगर आप आके मुझे इस इज्जत के साथ कबूल करना चाहते हैं तो मेरा जवाब। वो चलना में रुकी, फिर शर्माते हुए हल्का सा सर हिला दिया। हाँ है। आफाक के चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट फैल गई जिसे वो छुपाना भी चाहता तो नहीं छुपा सकता था। इसने आयशा से कहा, शुक्रिया मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत जवाब देने के लिए। निशा ने नम आंखों से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और शुक्रिया मुझे यकीन दिलाने के लिए कि इज्जत, एतमाद और मोहब्बत अगर एक ही इंसान में मिल जाए तो जिंदगी वाकई खूबसूरत हो जाती है। इस शाम से दो लोगों ने एक साथ खाना नहीं खाया था, बल्कि दो जख्मी जिंदगी एक नए सफर के लिए एक दूसरे का हाथ थाम चुकी थी। जो लोग अपनी इज्जत पर समझौता नहीं करते, अल्लाह इनके लिए ऐसे रास्ते खोल देता है जिनका वो खुद भी तसव्वुर नहीं कर सकते। बाज़ औक़ात एक दरवाजा बंद होना दरअसल इस दरवाजे तक पहुंचने का आगाज होता है, जहां किस्मत, इज्जत और मोहब्बत तीनों एक साथ इंसान का इंतजार कर रहे होते हैं।